आज की क्लास में हम उसी थ्योरम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लास्ट क्लास में की थी। थ्योरम की जो स्टेटमेंट थी, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कि कोई भी अगर एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें जब हमने ये डायगोनल बना दिया ए सी, तो इससे इस पैरेललोग्राम के या समांतर चतुर्भुज के दो ट्रायंगल्स में ये बढ़ गया है। और थ्योरम की स्टेटमेंट ये कहती है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। इसे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने लास्ट क्लास में इसको प्रूफ किया, तो प्रूफ करने के बाद हमने इसको टू वेज से प्रूफ किया था, दो तरीके से प्रूफ किया था। एक क्वेश्चन में किया था हमने साइड 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 क्राइटेरिया लेकर, और एक किया था SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लेकर, और ASA के थ्रू किया। तो अब क्या करते हैं, अब हमने ये स्टेटमेंट तो पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अगर हमें ट्रायंगल्स लिखने हो, ये जो ट्रायंगल्स हैं, जब हमने थ्योरम को प्रूफ किया था, ध्यान है आपको, यहाँ हमने एंगल की लेबलिंग की थी, और ये जो एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, जिसे हमने ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण कहा। उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल थी, इसके समांतर थी, तो जो यहाँ बनने वाला एंगल है इसे हमने 3 कह दिया, और इसी ट्रांसवर्सल के थ्रू ये यहाँ एंगल 4 बन गया। तो ये हमने किया था कि जो 1 है वो 2 के इक्वल है, और जो 3 है वो 4 के इक्वल है। तो इसलिए जब हम इसको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं, तो हम किस तरीके से लिखें, ये तो हमने कह दिया कि 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा, 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। लेकिन इस चीज को हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए, नीचे वाला जो ट्रायंगल है, अगर मैं उसका नाम लिख दूं ABC, मतलब कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ये सर्वांगसमता या कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। अब यहाँ देखिए, आपने क्या देखा, जो एंगल 1 है वो इस 2 के इक्वल है। तो आप जब नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, जब नीचे वाला ट्रायंगल में हमने A लिया है, तो दूसरे ट्रायंगल का C आएगा। ये आ गया ट्रायंगल C। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, B। आप देखिए B यहाँ क्या है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है या समांतर चतुर्भुज होता है, उसके अपोजिट एंगल्स, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो B के पेयर के साथ यहाँ D आएगा। और अब आ गई C की बारी, ABC। तो यहाँ से ये जो C है वो किसके इक्वल है, इस 3 के, मतलब कि A के। तो इसका नाम लिखा जाएगा CDA। तो जब कभी भी आप ये थ्योरम या प्रमेय अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जैसे ही क्वेश्चन में आपको दे दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है, और ये डायगोनल या विकर्ण दिया होगा, तो इस तरीके से आपको ट्रायंगल्स की नेमिंग करनी है। फिर से ध्यान रखना, ABC, B का ऑपोजिट, B के ऑपोजिट D है, तो B के साथ देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर बीच में B है, तो B के साथ D आएगा, ऑपोजिट एंगल्स आएंगे। और जब इस ट्रायंगल का आप A लेंगे, तो वो दूसरे ट्रायंगल के साथ C में पेयर बनेगा, A के साथ C का और C के साथ A का। इस तरह से पेयरिंग करेंगे। और ये इसका रीजन क्या आएगा इस तरह से लिखने का, रीजन में आप पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, ये स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम नहीं लिखना है, ये पूरी स्टेटमेंट इसका रीजन है। तो ट्रायंगल तो हमने इस तरीके से लिख लिए। लिखने के बाद अब इसके कौन कौन से पार्ट्स, अभी जो कॉन्ग्रुएंसी है या सर्वांगसमता है, इस कॉन्ग्रुएंसी और सर्वांगसमता को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इसके सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, फिलहाल तो देखो ये पैरेललोग्राम है। अगर बात करते हैं साइड्स की, आपको कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स भी बताया। अगर यहां से मैंने ली है AB, तो इस AB साइड का पेयर किसके साथ बनेगा, इस CD के साथ, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है लिखने का वो हमेशा सेम होता है। AB के साथ बन गया CD, और अगर BC लिखें तो BC देखिए यहाँ लास्ट 2 है, तो BC के साथ बन गया DA। और अगर एक्चुअल में देखोगी तो AB जो है वो CD के इक्वल है, और जो BC है वो इस DA के इक्वल है। वैसे भी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स है। इसका रीजन ये बाई CPCT भी है और ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। ये हैं
ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हुई तो सीपीसीटी से इक्वल है, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। ये तो बात हो गई साइड्स की। तीसरा पेयर भी है साइड का। अगर AC बोले तो AC के साथ AC आ रही है, इसलिए हमें ये दो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ये दोनों पॉइंट्स लर्न रखने हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। और वो आया कैसे है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, तो उसके बेसिस पे ये बाय सीपीसीटी एक रिजल्ट आ गया। आया ये बाय सीपीसीटी है, लेकिन आप हर जगह इसको नहीं लिखेंगे। हर जगह सिर्फ क्या लिखना है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो हो गया किसके बेसिस पर, साइड्स के बेसिस पे। अगर हम इसमें से एंगल की बात करें तो चलो पहले एंगल लिखते हैं हम, एंगल ABC। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, सीक्वेंस आपको बताया हमेशा सेम रहता है। अगर मैंने यहाँ से एंगल ABC की बात की है तो यहाँ से जो सीक्वेंस A के साथ है वही रहेगा, एंगल CDA। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CDA, ये लिख दिया। उसके बाद अगर दूसरा एंगल ले, अभी मैंने ABC ले लिया, अब मैं अगर इसको ले लूं BCA, यानी कि ये वाला एंगल, आपको पता है सीक्वेंस यहां से चेंज किया, B से स्टार्ट किया, तो एंगल BAC ये आ गया। तीसरा अगर लें तो वो हो गया एंगल CAB, और यहाँ CAB, तो इधर से सीक्वेंस जो होगा वो होगा CAB, तो ACD। और ये एंगल्स हम देखें अगर, तो जो ये वाला एंगल है CAB, ये जो एंगल 1 है वो क्या है, ACD के। एक्चुअल में जो एंगल 1 और 2 थे वो हमने इस वे में लिख दिए हैं, और ये वाला जो था वो एंगल 3 और एंगल 4 थे। ये भी जो भी रिजल्ट्स आए हैं, और यहाँ देखिए अगर इसको ABC और ये है CDA। बेटा जितने भी रिजल्ट्स लिखे हैं, पहले मैंने ये दो साइड्स के बेसिस पर लिखा, और ये जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रिजल्ट है, ये सारे रिजल्ट जो क्या है, ये जो थ्योरम हमने अप्लाई की, इसी के बेसिस पर ये रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन जो एंगल ABC है, यानी ये B एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल D के, और ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल है, तो ये क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण। इतने ये सारे कभी भी हमें इक्वल लिखना पड़े तो हम इस तरीके से लिखेंगे। और इसके साथ साथ रिजल्ट्स आ गए कि इन पैरेललोग्राम, ये जो पैरेललोग्राम होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो इक्वल होती हैं, बराबर होती है। और दूसरा जो रिजल्ट है वो है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो उसके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इन दो रिजल्ट्स को हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं भी अगर पैरेललोग्राम हमें दिया है कि दिस इज द पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज है, तो वैसे ही उस फिगर में हम उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होंगी, आमने सामने की जो साइड्स होंगी, हम उसको लिख देंगे कि वो इक्वल है। और उसका रीजन क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसी तरीके से अगर पैरेललोग्राम के एंगल्स हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बेटा आपको बताया है, कोई भी जो थ्योरम होती है, कोई भी जो प्रमेय होती है, उसका एक कन्वर्स पॉइंट भी होता है, उसका एक विलोम भी होता है। जैसे अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल,
कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, कोई समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स सममुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। उसी की स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है, विलोम है, वो कुछ इस तरह है। इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई चतुर्भुज है, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, बराबर हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो डायरेक्टली वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। वैसे हर एक स्टेटमेंट का एक प्रूफ होता है, लेकिन कुछ प्रूफ्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको केवल याद रखने हैं। इसको अब अगर हम अप्लाई करें तो इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे ये ए पी क्यू आर एस हमें क्वाड्रिलेटरल अगर बताया जाए, अगर हमें बोला जाए इफ पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, जो पी क्यू आर एस है वो एक चतुर्भुज है, केवल एक चतुर्भुज बोला है, उसके बारे में और कुछ नहीं बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। और साथ में पी क्यू, ये जो पी क्यू साइड है वो इक्वल है एस आर के, और जो पी एस साइड है वो इक्वल है क्यू आर के। यहां ध्यान से देखो, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, और इसकी ये वाली साइड्स जो ऑपोजिट देख रही है हम, पी क्यू एस आर के इक्वल है और पी एस क्यू आर के इक्वल है, ये हमें बताया गया है। और अभी आपको ये पॉइंट मैंने लर्न करने के लिए कहा है, इस पॉइंट को याद रखना है कि जैसे ही आपको क्वाड्रिलेटरल बोला जाए और उसकी ऑपोजिट साइड्स को इक्वल बोल दिया, देन क्या है? देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ये समांतर चतुर्भुज है। तो आपको सिंपल क्या लिखना है? देयरफॉर इनके बेसिस पर ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो पी क्यू आर एस है, PQRS is a parallelogram. PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। और इस रिजल्ट को डायरेक्ट लिखने में जो भी पॉइंट लर्न किया, वो पॉइंट हम यहाँ पर रीजन में लिख देंगे कि इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। आप इसको लर्न भी करेंगे और इसको किस तरह से अप्लाई करना है ये भी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट हमने पढ़ा वो फर्स्ट पॉइंट था कि अगर क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। उसी तरह से जो सेकेंड पॉइंट है वो है इन अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज में, एक क्वाड्रिलेटरल में, इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, समकोण बराबर दिए हुए हैं, तो वहां भी हम डायरेक्टली उसको पैरेललोग्राम लिख देंगे। और इसको अप्लाई करने के लिए मैं आपको समझाती हूँ ये अप्लाई कैसे होगा। अगर कहीं क्वेश्चन में दिया है इफ पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल में इन विच, जिसमें जो एंगल P है वो एंगल R के इक्वल है और एंगल Q जो है वो एंगल S के है। अब इसको डायग्राम में समझते हैं। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जो एंगल P है वो एंगल R के इक्वल है, और एंगल Q जो है, ये रहा Q, ये बराबर है S के। और ये हम देख पा रहे हैं कौन से एंगल्स हैं, ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो अभी हमने एक रिजल्ट लर्न किया है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में इस तरह एंगल्स इक्वल हो तो हम लिख देंगे देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं और क्वाड्रिलेटरल में या तो आपको ऑपोजिट साइड्स बराबर बोला है या ऑपोजिट एंगल्स बराबर बोला है, दोनों ही केस में वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो जो चतुर्भुज है, वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पैरेलल, इसको पैरेलल से पैरेललोग्राम रीड करते हैं, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं इसको, पैरेललोग्राम। वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा यदि उसमें समकोण बराबर हो या फिर सममुख भुजाएं बराबर हो।
आज की वर्कशीट में जो हमने सीखा उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं। EFGH इज अ पैरेललोग्राम। EFGH जो है वो एक पैरेललोग्राम है, एक समांतर चतुर्भुज है। इतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसके बेसिस पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ देखिए ये जो EFGH है, यहाँ दे दिया एक ये डायगोनल जिसको हम विकर्ण कहते हैं, ये दे दिया। तो इसका मतलब जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है उसी को हमने अप्लाई किया कि इस डायगोनल के बनने के बाद, इस विकर्ण के बनने के बाद जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यहाँ देखिए जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है वो वही है, EFH कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ हमें दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखना है। यहाँ देखिए EFH ये हमें दिया गया है। अब हमें ये पता है जो E है, कॉन्ग्रुएंसी में बेटा सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस के बेसिस पर लिखा जाता है। हमें पता है E एंगल किसके इक्वल है, E ऑपोजिट है G के, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जो E है उसके साथ सीक्वेंस में आएगा G, ये आ गया G। उसके बाद क्या है, हमें पता है इधर से जो F होता है वो इस H के इक्वल होता है। तो जो F है उसके साथ आएगा H और H के साथ आएगा F, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, इधर वाला पार्ट इसके ऑल्टरनेट है। तो जब आप दो ट्रायंगल्स लिखेंगे एक बार फिर से ध्यान रखेंगे, जो डायगोनल आया है उस डायगोनल के ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं, एक इस डायगोनल के लेफ्ट ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, तो H के साथ पेयर बनेगा F का, और जब आप F लेंगे उसका पेयर बनेगा H। इसलिए देखिए E जो है E आ गया G के साथ, F के साथ H और H के साथ F, ये हो गया। ट्रायंगल तो हमने कॉन्ग्रुएंसी लिख दिया। उसके बाद साइड्स है EF, आपको बताया ही है EF है, तो EF के साथ यहाँ पेयरिंग किसकी बनेगी, GH की, यहाँ लिख दिया। दूसरा है FG। अब देखिए FG कहाँ है, ये रहा FG का पेयर। FG फर्स्ट एंड लास्ट से बन रहा है, तो यहां भी फर्स्ट एंड लास्ट से बन जाएगा HE, यहां आ जाएगा HE। एक बार अगर कॉन्ग्रुएंट आप ध्यान से लिखेंगे तो फिर पेयरिंग आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा है HEF। HEF ये देखिए सेंटर में जो एंगल है वही मेन एंगल होता है HEF। तो ये E किसके इक्वल है, G के, तो यहां क्या आएगा एंगल HGF के। यहाँ E और G है क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है, ये रहा E और E के साथ क्या है, ऑपोजिट G है। ऐसे ही अब यहाँ देखिए दूसरा EHG। EHG मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल, ये जो H है ये भी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का ही एंगल है। H किसके इक्वल है कंप्लीट, ये किसके इक्वल है कंप्लीट, इसके। इस कंप्लीट G के, अगर ये डायगोनल नहीं होता, यहाँ पे विकर्ण नहीं होता, तो ये H एंगल किसके इक्वल होता क्या है, H कंप्लीट F के इक्वल है। यहाँ कंप्लीट शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो H है उसके अपोजिट कौन सा है, उसके सामने कौन सा है, F। तो इसके सामने तो ये आएगा सेंटर में इसके साथ F आ गया, और इसको लिख देंगे EFG। EFG जब इस तरह से एंगल में लिखा जाता है तो जो सेंटर में जो एंगल होता है वो मेन होता है, इसलिए H के साथ आ गया F। यहाँ देखिए इस H के साथ आ गया ये कंप्लीट F। उसके बाद नेक्स्ट है EHF। EHF ये रहा EHF। इसमें भी देखिए कोई भी एंगल है, ये तो उसी ट्रायंगल का पार्ट है EHF, तो ये तो यहीं से हो जाएगा। अगर हम या तो डायरेक्ट इससे सीक्वेंस देख लीजिए या यहां देखें तो अगर EHF, अब E किसके इक्वल है, सीक्वेंस वही रखना है आपका, E किसके इक्वल है, G के, तो E के साथ आएगा G। और आपको बताया है इस H की पेयरिंग किसके साथ बनेगी, F के साथ, GFH। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एंगल GHF, एंगल GHF। ये जो GHF है इसमें भी जब आप नाम लिखेंगे
या तो आप इस कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे डायरेक्ट लिख लीजिए, या फिर जब ट्रायंगल से भी दिख रहे हैं हमें पता है ये है GHF, ये G किसके इक्वल है, E के, तो सबसे पहले हमने इसके पेयरिंग के साथ E लिख दिया। H किसके इक्वल है, जब हम बात कर रहे हैं GHF की, तो आपको बोला है H के साथ F आएगा और F के साथ H आएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं इसलिए इन जो ऑपोजिट होता है वो सेम आ जाता है, और H के साथ F की पेयरिंग F के साथ H की। इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, सर्वांगसम करने के बाद एंगल्स या साइड्स के किसी भी पेयर को, किसी भी जोड़े को बराबर लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में जो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न करना है, ताकि फर्दर जब हम क्वेश्चंस करें और उन पॉइंट्स को हमें कहीं अप्लाई करना हो, किसी भी थ्योरम को हमें अप्लाई करना हो, तो आप ऑलरेडी अवेयर हो कि ये इस तरह की स्टेटमेंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है। ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स और जो प्रूफ्स किए थे वो भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, और ये स्टेटमेंट्स भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड आगे क्वेश्चन हम करेंगे। तो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।